वेलकम लर्नर्स। आज हम एक नया कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं विच गोज बाय द नेम इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हो इसको। लेकिन ये याद रखिएगा, ये नोट कीजिएगा कि ये फोकस्ड रहने वाला है स्पेशली फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2026 के लिए। चलिए देखते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं। ये जो सिलेबस है आपके सामने, ये जनरल इकोनॉमिक्स तो है, लेकिन ये खासकर फोकस्ड है फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग हेडिंग्स हैं, और ये टोटल 13 है। जो ये 13 हेडिंग्स हैं, इसमें जो लगभग आप मोटा मोटा रख लीजिए, मोटा मोटा रख लीजिए आप 6 या 7 जो हेडिंग्स हैं वो आपको हर एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगी। लेकिन जो बाकी 6 या 7 हैं वो आपको स्पेशली फोकस्ड मिलेंगी फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि स्पेशली डिज़ाइंड है फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। अब ज़रा इसका सिलेबस हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, हम भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। दूसरा टॉपिक आ गया इसका फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, ऐसे ऐसे ही करके लास्ट टॉपिक है इसका रोल ऑफ आरबीआई। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके लर्नर्स, सो लेट्स मूव अहेड। तो जो ये इकोनॉमिक्स टर्म है, ये बनी है 2 टर्म से, जो कि जाता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स जो लफ्ज़ है ये बना है 2 लफ्ज़ से, जो कि जाता है ओइको, और दूसरा लफ्ज़ जो बनता है वो है नोमिया, NOMIA, ओइको नोमिया, MIA। इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर को देखें, हर घर का एक बजट होता है। अच्छा, हाउस होल्ड किसको बोलते हैं? हाउस होल्ड आ गया सर के जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो एक किचन शेयर करते हैं। अब जितने लोग किचन शेयर करते हैं उतने हाउस होल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक घर में अगर 10 फैमिली मेंबर्स भी हैं और वो एक किचन शेयर करते हैं, तो वो एक ही हाउस होल्ड है। अगर घर में 3 मेंबर्स हैं लेकिन वो 2 किचन शेयर करते हैं, तो वो 2 हाउस होल्ड्स में आपको गिना जाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो निकलता है, जैसे मैंने आपको कहा, ये निकलता है 2 लफ्ज़ों से, O I K O, यानी ओइको, और दूसरा नोमिया, NOMIA। और इसका जो टोटल मीनिंग निकलता है वो निकलता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड में मैं आपको बता चुका हूँ हाउस होल्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है। अब जो हाउस होल्ड है ना, इसमें कुछ फिक्स्ड बजट आता है या रिसोर्सेज आते हैं, तो वो उनको मैनेज करना, उनका एक बजट बनाना, एक्सपेंसेस, इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, वगैरह वगैरह, ये सब मैनेज करना, यही होता है इकोनॉमिक्स जनरल टर्म्स में। अब बढ़ते हैं आगे हम। ये देखिए स्क्रीन पे, ये यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिकोस। मैंने नॉमिया पढ़ा दिया था, एक ही बात है, आप वो भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। मीनिंग मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है। अब आगे बात आती है कि क्या ये जो इकोनॉमिक्स है ये कब से स्टार्ट हुई। अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं, एंशियंट इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो टाइम पीरियड है बीसीज, बीसी आपको पता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी काफ़ी पुराने टाइम पे एक बुक का रिकॉर्ड हमें मिलता है जो
इस टाइम पे पब्लिश हुई थी, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। अर्थशास्त्र आ गया, आप रख लो, अर्थशास्त्र आ गया इंडियन वर्जन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब आता है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, जो सबसे पहले इस पे ये आया कहाँ से। अगर हम इस पे थोड़ा रिसर्च करें तो ये लगभग जो टाइम्स है रख लीजिए, 1776 की ईयर में एक किताब पब्लिश होती है विच गोज बाय द टाइटल एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इस टाइम पीरियड पे जो आपके कॉलोनियल एम्पायर्स थे, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एम्पायर था आपका, तो उसी को, उसी की ऑब्जर्वेशन में ये बुक लिखी गई थी कि हाउ द नेशंस एक्वायर वेल्थ एंड बिल्ड देयर इकोनॉमीज। तो ये कैसे सुपर पावर्स बने इतने। तो ये जो बुक थी ये लिखी थी एडम स्मिथ ने। यही स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। ओके लर्नर्स, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ के बाद एक स्कैंडिनेवियन स्कॉलर आए, ऑथर आए, हु गोज बाय द नेम रैगनर, RAGNER, और फिशर, FISCHER। इन्होंने ही फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन किए दो टर्म्स, जो कि हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, ये डील करती है इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ हाउस होल्ड लेवल की या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। फॉर एग्जांपल, कल को अगर एग्ज़ाम रेडी क्लासेस एक इंस्टीट्यूट खोलती है अपना, फ़िलहाल हमारा ऑनलाइन का ही लेक्चर्स का डेकोरम है, तो वो एक आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो जैसे कि यूट्यूब है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस लेवल पे अगर आप स्टडी करते हो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एटसेट्रा, तो उसको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आ जाता है आपके स्टेट, ग्लोबल, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे। तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला वो मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा जो रैगनार फिशर थे, स्कैंडिनेवियन स्कॉलर, इन्होंने कॉइन की थी दो टर्म्स। ठीक है। एक आ गई माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है, जैसे हाउस होल्ड की एग्जांपल दी मैंने आपको, या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जैसे यूट्यूब एक ऑर्गेनाइजेशन है उस लेवल पे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये काम करती है आपकी किस पे, स्टेट के लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे। स्टेट इन द सेंस जैसे हमारी स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख एटसेट्रा। या फिर नेशनल लेवल पे यानी इंडिया के लेवल पे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल कंट्रीज है आपकी, USA, चाइना एटसेट्रा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो एल्फ्रेड मार्शल माने जाते हैं, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये माने जाते हैं जॉर्ज मेनार्ड कीन्स। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये टर्म्स जो हैं ये कॉइन तो की गई हैं रैगनर फिशर द्वारा, लेकिन फादर इनके अलग अलग हैं। एक का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर है, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर है, वो एल्फ्रेड मार्शल माना जाता है, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माने जाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं एल्फ्रेड मार्शल, आप अगर गूगल या फिर विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो हो सकता है वहां पे आपको और कोई
दिखे, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है वो इन्हीं को मान, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो इन्हीं को मानते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में लिखा गया है एल्फ्रेड मार्शल। और जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो जॉन मेनार्ड कीन्स है, इसका इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये आपको आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन मिलेगा आपको। इतना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, और एज इट इज़ आपको याद करनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर्स, फर्म्स, इंडिविजुअल मार्केट्स, एंड इट फोकसेस ऑन प्राइस determination, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर्स। जो इसमें से जो पहली डेफिनेशन है मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। आप दूसरे को फिलहाल एक रीडिंग दे दीजिए, अभी इसको समझने की या याद करने की कोशिश ना कीजिए। ये आगे जब हम लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप इतना इसको एक रीडिंग दे दीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर्स। अब पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, जैसे मैं बता चुका हूँ, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, एटसेट्रा। ठीक है, इसी में आता है फॉर एग्जांपल हमें पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम ग्रोथ एटसेट्रा, डील्स विद इन्फ्लेशन इन अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन आ गई आपको, कॉमन टर्म है ये, महंगाई, और अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, स्टेट की इनएबिलिटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए आप चीज़। एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं मीजो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ कि मीजो इकोनॉमिक्स इज नीदर नेशनल नॉर इंडिविजुअल। मतलब ना तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, ना तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, क्योंकि ना तो ये इंडिविजुअल है ना तो ये नेशनल है। अब इसकी एग्जांपल आती है, फॉर एग्जांपल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जैसे आपकी मारुति सुजुकी है। वो ना तो एक इंडिविजुअल लेवल पे है क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स में भी पाई जाती है, लेकिन हर स्टेट में भी नहीं पाई जाती, और नेशनल नहीं है। तो इस हिसाब से आप रख लो कि ये मीजो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया, जहाँ पे ये बनती हैं गाड़ियाँ। हर स्टेट में गाड़ी नहीं बनती है, बिक हर स्टेट में जाती है लेकिन बनती हर स्टेट में नहीं है, बनती इसके मैन्युफैक्चरिंग हब्स कुछ ही होते हैं। या फिर इंटरनेशनल ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ गई जे एंड के में। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है जे एंड के में, ना तो वो इंडिविजुअल है और ना तो नेशनल लेवल पे है। ये आप एग्जांपल इसकी याद रख सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब आगे बात करते हैं हम प्रोडक्ट्स या कॉमोडिटीज़ की। ये दो किस्म के होते हैं, एक आगे आपके प्रोडक्ट्स, एक आगे आपके गुड्स, और दूसरा आगे आपका सर्विसेज। अब प्रोडक्ट्स क्या हुए, फॉर एग्जांपल आप किसी सुपर शॉपिंग में जाते हो, आप वहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें आपको दिखती हैं, शैम्पू, बिस्किट, सोप वगैरह, वो सब प्रोडक्ट्स आ गए। प्रोडक्ट्स का क्या होता है कि आप उन्हें बाई करके कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज सोप ली, आपके पास ऑलरेडी परचेज की, वहाँ उसकी पेमेंट कर ली, लेकिन आपके पास ऑलरेडी सोप थी, आपने अगले महीने इसको यूज़ किया और थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लिया, अप्लाई कर लिया। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो उसी टाइम जब प्रोड्यूस हो रही होती हैं उसी टाइम कंज्यूम भी हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप बार्बर के पास गए, अब जैसे ही आपका नंबर आता है वैसे ही वो अपनी सर्विस प्रोड्यूस करता है, यानी आपके बाल काटने लगता है, और कंज्यूम भी उसी वक्त हो रही होती है कि आपके बाल भी कट रहे होते हैं उसी टाइम। आप कहीं गाड़ी ठीक कराने गए, मैकेनिक अपनी उसी टाइम सर्विस प्रोड्यूस भी कर रहा है और आपकी गाड़ी ठीक भी हो रही है, इन द सेंस कि वो उसकी सर्विस कंज्यूम हो रही है।
इसी तरह से आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज आगे दो हिसाब के, एक आगे आपके गुड्स और दूसरी आगे आपकी सर्विसेज। गुड्स आ गई आपकी वो चीज़ें जो कि टेंजिबल हैं, जिसको आप टच कर सकते हो। ये टर्म बार बार आने वाली है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको एग्जांपल समझ सकते हैं। टेंजिबल आगे जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेबल, आपका पीसी, आपका टैब, आपका पेन। और जो सर्विसेज आ गई जो इनटेंजिबल होती हैं, जिसको आप नहीं छू सकते हो, इनटेंजिबल आ गई जिसको आप नहीं छू सकते हो या फिर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ये रैपिडो सर्विस काफ़ी फेमस हो रही है जम्मू में भी। तो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देख नहीं सकते हो सर्विस को, जैसे आप मसाज पार्लर जाते हो, वहाँ पे आप मसाज लेते हो, लेकिन आप एक डिफाइन नहीं कर सकते हो, मतलब उसको छू नहीं सकते हो मसाज को। इट इज़ अ सर्विस। ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं जो कि प्रोड्यूस और कंज्यूम हो जाती है एट द सेम टाइम। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अभी तक मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा ताकि आपको फ्लो बना रहे। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक्स है वो दो टर्म से आई है, ओइको और मानिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर इसके बाद मैंने बताया आपको कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की स्टार्ट वो मानी जाती है 1776 में, जब एडम स्मिथ ने अपनी पहली किताब लिखी। इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो पहली किताब मानी जाती है वो एडम स्मिथ ने लिखी, विच गोज बाय द नेम एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि रैगनर फिशर जो कि एक स्कैंडिनेवियन ऑथर है, उन्होंने कॉइन की दो टर्म्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि जब इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, हाउस होल्ड लेवल पे बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात हो रही है, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। जबकि जब स्टेट, ग्लोबल, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे के लेवल पे बात हो रही है, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे। अब आता है आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फादर हैं वो माने जाते हैं अल्फ्रेड मार्शल। हालांकि ये डिस्प्यूटेड है, कहीं कुछ और माना जाता है विकिपीडिया वगैरह में, लेकिन हमें एनसीईआरटी का माना है और एनसीईआरटी में दिया है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स गोज बाय द नेम अल्फ्रेड मार्शल। और इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर आगे जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, और ये अनडिस्प्यूटेड है, ये आईएमएफ के डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियरली मेंशन्ड है। फिर मैंने बात कही कि आपको कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसकी एक डेफिनेशन मैंने बोली आपको, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, फॉर एग्जांपल पीपल, फर्म, हाउस होल्ड्स एटसेट्रा। और इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि इट एग्जामिन्स द इकोनॉमी एज अ होल, looking at broader trends like national income, unemployment, government policies, etc. उसके बारे में मैंने आपको उसके बाद मैंने मीजो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया, वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो कि ना नेशनल हो ना इंडिविजुअल हो, जैसे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन J&K में। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स और कम्युनिटीज़, ये दो हिस्सों में आती हैं, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स आ गई आपकी टेंजिबल, सर्विसेज आ गई आपकी इनटेंजिबल, और जो प्रोड्यूस और कंज्यूम होती है एट द सेम टाइम। जबकि गुड्स आप कंज्यूम बाद में भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं प्रोड्यूस और कंज्यूम हो एट द सेम टाइम, जैसे सोप, सोप की एग्जांपल मैंने आपको दी। ऑलराइट गाइस, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, पहले मैं आपको डिमांड की डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज़ द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ ए कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब
काबिलियत और चाह होती है कंज्यूमर की एक प्रोडक्ट को बाय करना, एक फिक्स्ड टाइम पर और एक फिक्स्ड जगह पर, एक फिक्स्ड प्राइस पर, एक फिक्स टाइम पर और एक फिक्स प्राइस पर। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में देखेंगे कि पोर्क और बीफ इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, जो पोर्क है वो मुस्लिम्स के लिए हराम है और जो बीफ है वो हिंदू नहीं खाते। इसी तरह अगर आप अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ पे आपको समोसे मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड नहीं है। तो इसी तरह एक और, हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बी एम डब्ल्यू की वो शोरूम्स खोल लें, तो आप देखेंगे कि सेल्स काफ़ी कम हो जाएंगी। एक हिसाब से वो लॉस में चलना स्टार्ट होगी, क्योंकि वो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि एबिलिटी नहीं है, इतने लोगों के पास पैसा नहीं है लेने का इंडिया में। बीएमडब्ल्यू की हर कोई बीएमडब्ल्यू की कार्स ले ले। तो वही मैंने आपको बताया कि डिमांड का मतलब होता है एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ ए कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये डेफिनेशन आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले चीज पे, विच गोज फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट इकोनॉमिक्स ट्राइज टू सॉल्व। तो मैंने क्या बताया आपको? फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट इकोनॉमिक्स ट्राइज टू सॉल्व। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए आराम से। मैंने लिखा है फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट इकोनॉमिक्स ट्राइज टू सॉल्व। अब वो प्रॉब्लम है क्या? वो प्रॉब्लम जनाब ये है कि जो अर्थ पे हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट जो ह्यूमन नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो ह्यूमन नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा। ही इज़ अ बिलीनियर राइट नाउ, और उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है यूएसए में। उसको उसकी वजह से ट्रम्प को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, जो कि एप्स्टीन फाइल्स का आप इस वक्त डिस्कशन सुन रहे होंगे। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से काफ़ी लोगों का नाम एक हिसाब से डैमेज हो चुका है, जिसमें बिल गेट्स भी आते हैं, स्टीफन वॉकिंग भी आते हैं, स्टीफन हॉकिंग भी आते हैं, वट एवर हिज नेम इज। और ट्रम्प का भी नाम काफ़ी खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट स्टॉपिंग। आफ्टर बिकमिंग अ बिलीनियर ही इज़ नॉट स्टॉपिंग। वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। या फिर आप मुकेश अंबानी को देख लीजिए, अनिल अंबानी को देख लीजिए, एंड काफ़ी सारे बिलीनियर्स, अडानी अंबानी को देख लीजिए। दे आर नॉट स्टॉपिंग। उनकी नीड्स ख़त्म नहीं, उनकी वांट्स ख़त्म नहीं हो रही, नीड आ गई ज़रूरत। फॉर एग्जांपल, आपको अपना तन ढकना है तो आपको, आप एक मैक्स का ब्रांड आता है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, आप उससे भी ढक सकते हो। या फिर प्यूमा, एडिडास, अरमानी, एम्पोरियम, फिर कोई लिमिट ही नहीं है, जितना भी ऊपर जाओ उससे भी ढकना। लेकिन मकसद क्या था? तन ढकना, ताकि सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, और मोरालिटी अपनी हाइड करने के लिए। लेकिन इसमें कोई एंड ही नहीं है। जितनी आपकी वांट्स बढ़ती जाएंगी उसकी कोई लिमिट नहीं है। वही मैंने कहा आपको कि अर्थ पे हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या स्कार्स हैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। यही है फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट इकोनॉमिक्स ट्राइज टू सॉल्व। अगर तो ये चीज़ नहीं होती, ह्यूमंस की लस्ट नहीं होती, अनलिमिटेड वांट्स नहीं होती, तो जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये बॉर्न नहीं होता। यही जो मैंने आपको अनलिमिटेड वांट्स कही, इसी यही बेस बनी थी
आपकी कॉलोनियल एम्पायर्स जो बने, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर, फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना क्लियर है? अब आते हैं एक चीज पे, बार बार मैं रिसोर्स एक लफ्ज यूज कर रहा हूं, रिसोर्स। ये आप रख लीजिए कि रिसोर्स आ गया वो कोई भी चीज, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज, दैट सेटिस्फाइज आवर वांट या फिर नीड। रिसोर्स कोई भी चीज है जो हमारी वांट या नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो पानी है, आपका ड्रिंकिंग वाटर है, उसको लेके आप सिंपली एज इट इज पी सकते हो जब आपको प्यास है, लेकिन अब आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, कोई अलग ड्रिंक्स लेनी है, उनकी तो फिर कोई एंड ही नहीं है, अल्कोहल में यूज करना है एटसेट्रा, वो फिर वांट आ गई, नीड आ गई आपकी, आपको थर्स्ट मिटाने के लिए अगर वो पीना है। ठीक है, ये वांट और नीड में भी फर्क आपको समझ आ गया। वांट आ गया कि आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन फिर भी आप खरीदे जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका काम नोकिया के फोन से भी चल सकता है, लेकिन आपको लेना एप्पल फोन है, वो हो गया वांट। नीड आ गया कि आपको फोन चाहिए, आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो, कोई भी चलेगा, वो नीड आ गया। क्लियर गाइस? अब आगे आप डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लिख लीजिए। तो इसके साथ हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और क्लास एंड कर देते हैं अपनी। लिख लीजिए डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं ये। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स: इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, it is a branch of social science that helps us to produce, comma, distribute, comma, and consume our resources in an efficient way. मैंने कहा इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम अवर रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट वे। अब ये मैंने आपको ये किस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन है, ये जो ऊपर हमने देखी, फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट इकोनॉमिक्स ट्राइज टू सॉल्व, रिसोर्सेज लिमिटेड या स्कर्स आ गए, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड आ गए। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ये तो ब्रांच है सोशल साइंस की, ये तो आपको याद रखना है या समझ भी सकते हो, क्योंकि ये सोसाइटी के साथ डील करती है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, तो ये ब्रांच होगी ही सोशल साइंस की, जो हमें मदद करती है प्रोड्यूस करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में और कंज्यूम करने में रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट वे, ताकि एफिशिएंसी हो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, यही रीजन है। तो ठीक है गाइज, अगले लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर के जो रिवीजन है मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा विद हैंड रिटन नोट्स। असल में इस वक्त मैं वो अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा आज प्लान नहीं था लेक्चर अपलोड करने का, लेकिन अब ऐसे कुछ कंडीशंस बन गए कि आज ही हमें करना पड़ा। कल मैं आपको नोट से ये रिवाइज करा दूंगा, सारा समझा मैं चुका हूँ ऑलरेडी। 5 या 6 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम आगे का लेक्चर देखेंगे। तो याद रखिएगा, ये लेक्चर जो सीरीज आ रही है आपकी जनरल इकोनॉमिक्स, ये 50% तो जनरल है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन जो रेस्ट 50% के जो टॉपिक्स हैं आपके, ये आपके स्पेशली फोकस्ड हैं फॉर FAA 2026। तो आपको ये माइंड में रखना है कि हम इसी के रिलेटेड ये पढ़ रहे हैं। ठीक है लर्नर्स, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, and let's revise in the next class.